गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता चौबे। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया, मनोविज्ञान की शिक्षिका, मैंने आपको बताया कि क्लाइंट के चंगा होने में कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। अब मैं देखती हूँ कि मनोचिकित्सा में इस नैतिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, आइए हम देखिए इसके बारे में। मनोचिकित्सा में मनोवैज्ञानिक विधियों से क्लाइंट या रोगी के सांवेगिक एवं मानसिक समस्याओं का समाधान एक चिकित्सक की मदद से की जाती है। चिकित्सा के दौरान या उसके बाद क्लाइंट की किसी प्रकार का कोई क्षति न हो, इसके लिए कुछ नैतिक नियमों का निर्माण विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। इन नियमों का पालन चिकित्सक तथा क्लाइंट दोनों को करना होता है। ऐसे नैतिक नियमों में से कुछ प्रमुख नियम है जिसे मैं अभी आपको बताऊंगी, है ना, कि ये कौन कौन से नियम है। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि दोनों को पालन करने पड़ते हैं, किसको, क्लाइंट को भी और सेक्रेटरी को भी, मतलब मनोचिकित्सक को भी और हमारे क्लाइंट को भी, दोनों को पालन करना पड़ता है। तो अभी मैं अब बता रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे प्रमुख नियम्स हैं जो कि इससे जुड़े हुए हैं। अब पहला नियम देखिए, चिकित्सक में पर्याप्त पेशेवर सामर्थ्यता तथा कौशल होना जरूरी है ना। उसका किस तरह का स्किल है और उसका पेशेवर क्षमता क्या है, ये होना जरूरी है। यह नियम इस बात पर बल डालता है कि चिकित्सक अपनी सामर्थ्यता की सीमा तथा अपने द्वारा उपयोग किए गए प्रविधियों की सीमाओं को भली भांति पहचानते हैं। वे सिर्फ वैसा ही सेवा प्रदान करते हैं तथा वैसे ही प्रविधियों का उपयोग करते हैं जिसके लिए वे प्रशिक्षित हैं तथा जिनका अनुभव उन्हें प्राप्त होता है। जिस चीज़ का प्रशिक्षण उनको दिया जाता है और जिसके लिए वो प्रशिक्षण करते हैं, वैसे ही सेवा वो अपने क्लाइंट को प्रदान करते हैं। ये और उनके पास ऐसा अनुभव होता है। ये क्या है? ये मनोचिकित्सा की ये नैतिक गुण है ना, जिसको कि पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अब दूसरा होता है, चिकित्सक क्लाइंट की सेवा करते समय उनसे कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करती हैं जिसकी गोपनीयता उन्हें बना कर रखना होता है। नहीं तो फिर क्या होता है, उन दोनों के बीच विश्वास खत्म हो जाता है। वे ऐसी सूचनाओं को सभी अन्य व्यक्तियों को दे जब ऐसा करने की उन्हें अनुमति उनके क्लाइंट द्वारा या कानूनी विभाग द्वारा उन्हें प्राप्त होता है। बिना उनकी क्लाइंट की अनुमति के कोई भी सूचना वो किसी और को नहीं दे सकते हैं, जब तक कि कोई उन्हें या तो उनके अभिभावक हों या फिर कानूनी अभिभावक हो जो कि उन्हें कानूनी रूप से सलाह लेकर के उनकी सूचना को किसी को प्राप्त कराया जा सकता है। अच्छा, तीसरा होता है, चिकित्सक यह भरपूर कोशिश करता है कि क्लाइंट के व्यक्तिगत व्यथा, है ना, मतलब पर्सनल डिस्ट्रेस या दुख हर हालत में कम हो जाए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे अपने प्रशिक्षण की प्रविधियों, उपचार एवं मूल्यांकन की प्रविधियों के बारे में पूरा ज्ञान क्लाइंट या उनके अभिभावक को है ना, कि किस तरह का हमारे बच्चों का या मेरे क्लाइंट का क्या यह कमी है या किस तरह का दोष है, कि किस तरह की बातें हैं या क्या तकलीफ़ है, वो सभी जानते हैं। और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण क्या किया जाता है, प्रशिक्षण प्रविधि, उपचार या मूल्यांकन को के बारे में पूरा ज्ञान क्लाइंट और उसके अभिभावक को दिया जाता है ना। अब आगे है, चौथा है, हर हाल में चिकित्सक यह कोशिश करते हैं कि क्लाइंट के साथ उनका जो संबंध बना है उसकी अखंडता अक्षुण्ण रहे, मतलब कि उसकी अखंडता बनी रहे, वो हर हाल में ये प्रयास करते हैं। अब आगे और पांचवा है, क्लाइंट के अधिकार तथा मान मर्यादा को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की जानी चाहिए। कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है जिससे क्लाइंट व्यथित हो जाए। कुछ ऐसी बात भी अगर होती है तो उसके बारे में उसे पहले सूचित या राय प्राप्त कर लेनी चाहिए। ये होता है ये चिकित्सक के बारे में, क्योंकि जब वो किसी भी तरह का क्लाइंट का अधिकार मान मर्यादा को बरकरार रखने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है ना,
क्योंकि वो क्या होता है, अब क्लाइंट से बहुत सारी ऐसी बातों को कहलाता है या क्लाइंट बताता है जिसको दूसरे को उसको सूचना को नहीं देना है। यदि कोई सूचना उससे मांगता है या उसकी जानकारी लेता है तो उसके लिए उसको परमिशन की ज़रूरत होती है। बिना उसके परमिशन का वो कोई भी सूचना नहीं दे सकता है। तो उससे क्या होता है, विश्वास बना रहता है। अगला छठा टॉपिक्स है कि चिकित्सक जब अपनी सेवा रोगी को प्रदान करता है तो ये अपने पेशा या उच्चतम मानक बनाए रखते हुए अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों के परिणामों का उत्तरदायित्व को अपने कंधे पर उठाते हैं तथा उनका हर संभव प्रयास यही रहता है कि उनकी सेवा का उचित उपयोग हो सके। जब कोई भी क्लाइंट होता है, कोई भी चिकित्सक होता है, जब किसी क्लाइंट की जिम्मेवारी लेता है या उसके पास वो आते हैं तो अपना जो उनका क्वालिटी होता है, जो एफर्ट, वो अपना मतलब समझिए 100% एफर्ट लगाते हैं कि उनके जो क्लाइंट होते हैं वो ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं। हाँ, और अपने उत्तरदायित्व और उनका ये उत्तरदायित्व होता है कि वो हर संभव प्रयास करके अपने क्लाइंट को ठीक करने का प्रयास करें, वो ठीक करें उनकी यह सेवा का, और वो अपने इस सेवा का उपयोग किया इस पर रोगी पर करके उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, इस तरह से हम क्या होता है देखते हैं कि मनोचिकित्सा के कुछ नैतिक नियम हैं जिनका पालन करना क्लाइंट और चिकित्सक दोनों के लिए आवश्यक होता है ना। तो अब हम यही देखें कि किस तरह से मनोचिकित्सा का जो नैतिकता होता है, इस नैतिकता को पालन करना या उसको बना करके रखना या उसको कहना कितना कठिन होता है कि और उसको समझना, और या फिर क्लाइंट के लिए, साइकेट्री के लिए, मनोचिकित्सक के लिए किसी क्लाइंट को इस तरह से समझाना या उसको बरकरार रखना कितना मुश्किल काम होता है, कितना मुश्किल होता है, ये समझने और समझाने की बात है। क्योंकि इसकी जो नैतिकता होती है, जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो चिकित्सक को हर हाल में पालन करना होता है। किसी भी तरह की जब तक वो पालन नहीं करेंगे या गंभीरता अपने अंदर नहीं रखेंगे तो क्या होता है, उसकी बात को यदि थोड़ा भी उसे ये बात महसूस होने लगे कि हमारे और उनके बीच उतना गहरा संबंध नहीं है या वो विश्वास के लायक नहीं है, तो रोगी तुरंत ही क्या होता है, उखड़ जाता है या फिर मतलब विद्रोही हो जाता है, जिसके कारण हमारा सारा सत्र, सारा चीज़ क्या होता है, प्रभावित होने लगता है और उसके प्रभाव से उसका व्यवहार ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि चिकित्सक का, मनोचिकित्सा का सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने क्लाइंट के दुख दर्द को समझना, उसकी समस्या को समझना और उसी के अनुरूप उसे दवा देकर या फिर सजेशन देकर के उसको ठीक करना होता है। तो बच्चों, आज के क्लास यहीं तक। अगले क्लास में कुछ और आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।